Hello, friends. Welcome to The Good Life. I recently read an interesting book, The Checklist Manifesto, by अतुल गवांडे. अतुल गवांडे एक अमेरिकन सर्जन और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हैं. जैसा कि टाइटल है बुक का, यह चेकलिस्ट के बारे में बात करती है, उसकी इंपॉर्टेंस को बताती है. 1935 की बात है. लोकेशन थी राइट एयरफील्ड, ओहायो, यूएस के टेक्सास स्टेट में. यूएस आर्मी ने नए लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स को खरीदने के लिए कंपटीशन रखा था. मेजर कंपटीशन बोइंग, मार्टिन एंड डगलस के बीच में था. बोइंग का प्लेन था बोइंग 299, जिसमें कि 4 इंजन थे, जबकि पुराने बॉम्बर्स में 2 ही इंजन हुआ करते थे. बोइंग के बॉम्बर्स के अंदर आर्मी की रिक्वायरमेंट से 5 टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी थी बॉम्ब को कैरी करने की. ये 2 गुना डिस्टेंस तय कर सकता था और इसमें पुराने बॉम्बर से कहीं ज़्यादा स्पीड थी. ये एक अल्टीमेट सोफिस्टिकेटेड मशीनरी थी. इन समरी, बोइंग 299 में यूएस आर्मी की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा कैपेबिलिटी थी. कंपटीशन बस एक फॉर्मेलिटी ही रह गया था. मेजर हिल, जो कि यूएस आर्मी के चीफ ऑफ फ्लाइट टेस्टिंग थे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, वह उस दिन टेस्टिंग के दौरान इस बॉम्बर को उड़ा रहे थे. बोइंग 299 ने टेक ऑफ किया और 300 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा. सडनली वो क्रैश हो गया. 5 क्रू मेंबर्स डाइड, इंक्लूडिंग एन एक्सपीरियंस्ड पायलट मेजर हिल. फिर क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई. क्रैश का कारण निकला पायलट एरर, मतलब कि ह्यूमन एरर. मेजर हिल एलिवेटर पर एक लॉकिंग मैकेनिज्म को रिलीज करना भूल गए. सभी सरप्राइज थे. जो मेजर हिल थे वो काफ़ी अनुभवी पायलट थे कि उनसे कैसे गलती हो सकती है, छोटी सी गलती. वास्तव में उस टाइम में वह एयरक्राफ्ट अपने टाइम से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड था. पायलट को 4 इंजन्स को अटेंड करना पड़ता था, जबकि पहले के बॉम्बर्स में सिर्फ 2 ही इंजन्स को मॉनिटर करना होता था. चारों इंजन्स का अलग अलग ऑयल फ्यूल मिक्स था. एक रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर था, विंग फ्लैप्स, इलेक्ट्रिक ट्रिम टैब्स एंड कांस्टेंट स्पीड प्रोपेलर्स. इन सभी के बीच मेजर हिल लॉकिंग मैकेनिज्म को रिलीज करना भूल गए थे. ये सभी एविएशन के टेक्निकल जार्गन्स हैं, बट इन समरी बोइंग का बॉम्बर एक सोफिस्टिकेटेड मशीन था, अपने टाइम से कहीं आगे. कुछ न्यूज़पेपर्स ने तो हेडलाइन भी ऐसे ही दी थी, टू मच एयरप्लेन फॉर वन मैन टू फ्लाई. फाइनली मार्टिन एंड डगलस के छोटे डिज़ाइन का बॉम्बर विनर घोषित हुआ. बोइंग ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने के कगार पर आ गई थी. आर्मी के कुछ लोगों को अभी भी बोइंग पर भरोसा था, क्योंकि वह बहुत एडवांस्ड बॉम्बर था. आर्मी ने कुछ टेस्ट प्लेन्स खरीद लिए, पर इस प्लेन को एक पायलट के द्वारा उड़ा पाना बहुत मुश्किल था, चाहे वह कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो. रीज़न कॉम्प्लेक्सिटी. सो डिस्कशंस हुए, डिबेट स्टार्ट हुई और सॉल्यूशन निकाला गया. सॉल्यूशन क्या था? एक चेकलिस्ट. हर पायलट के हाथ में एक चेकलिस्ट दी जाती थी. टेस्ट पायलट्स ने एक छोटी सी चेकलिस्ट बनाई, जो कि एक इंडेक्स कार्ड में फिट हो जाती थी. उसमें स्टेप बाय स्टेप चेक्स थे जिनको एग्जीक्यूट करना होता था, जैसे कि टेक ऑफ, फ्लाइट, लैंडिंग और टैक्सिंग के दौरान क्या करना है. इस प्लेन पर पायलट्स ने 28 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी भविष्य में तय की, बिना किसी एक्सीडेंट के. यूएस आर्मी ने अल्टीमेटली 13,000 बोइंग 299 बॉम्बर्स ऑर्डर किए. प्रश्न ये आता है कि ह्यूमंस फेल क्यों होते हैं, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज होने के बावजूद भी. मेजर हिल जैसे एक्सपीरियंस्ड पायलट क्यों क्रैश कर गए? अतुल गवांडे के रिसर्च से ये फाइंडिंग्स मिली हैं. फेलियर्स के जनरली 2 कारण होते हैं, या तो इग्नोरेंस और इनएप्टीट्यूड. इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता एंड इनएप्टीट्यूड मीन्स इनकम्पिटेंस. सो इग्नोरेंस, हम गलतियां करते हैं क्योंकि हमें उस चीज़ का अधूरा ज्ञान होता है जिस पर हम काम कर रहे होते हैं. जैसे कि घर पर ट्यूबलाइट ठीक करना या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, किसी भी सब्जेक्ट पर पार्शियल अंडरस्टैंडिंग की वजह से गलती हो जाती है, जो कि ऑब्वियस है. दूसरा है इनकम्पिटेंस, इनएप्टीट्यूड. यह इस कारण से होता है कि हमें नॉलेज तो है उस सब्जेक्ट का, पर हम उसे सही तरह से अप्लाई नहीं कर पाते हैं. जैसे कि डॉक्टर सर्जन का सर्जरी से पहले हैंड सैनिटाइज ना करना, जिससे कि बाद में पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है. इग्नोरेंस की वजह से अगर आप फेल हो रहे हैं तो वो फिर भी एक्सेप्टेबल है, पर इनकम्पिटेंस की वजह से हो रहे हैं तो दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल. इनकम्पिटेंस ही एक प्रोफेशनल और अमेच्योर को डिफ्रेंशिएट करती है. दोस्तों, पिछले कुछ डिकेड्स में हम, मतलब कि ह्यूमन, काफ़ी रिसोर्सफुल और नॉलेजेबल हो चुके हैं. जिस तरह से मेडिकल, एविएशन, कंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर, हर फील्ड में नॉलेज की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, पर एक इंडिविजुअल की इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी नहीं बढ़ी है. अगर आप पिछले 50 सालों को बाकी की हिस्ट्री से कंपेयर करें तो पाएंगे कि हिस्ट्री में लंबे समय तक लैक ऑफ नॉलेज के कारण प्राइमरीली ह्यूमन का स्ट्रगल इग्नोरेंस से था. हम नया ज्ञान पाने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करते थे क्योंकि नॉलेज कॉम्प्लेक्स नहीं था. अब हर फील्ड में नॉलेज बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है और सोफिस्टिकेटेड नॉलेज को विदाउट एरर इंप्लीमेंट करना अपने आप में स्ट्रगल है. अब इनकम्पिटेंस से हमें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ना कि इग्नोरेंस से. एग्जाम्पल के लिए, एक टिपिकल आईसीयू ऑपरेशन में 178 लिस्टेड टास्क होते हैं.
एक भी टास्क को इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट तरीके से करने से सर्जरी फैटल हो सकती है। जैसे जैसे नॉलेज के बढ़ने की वजह से लाइफ को बचाने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ी हैं, उसी तरह नॉलेज के कॉम्प्लेक्स होने के कारण एग्जीक्यूशन में गलतियां होने के चांसेस भी बढ़े हैं। चलो देखते हैं चेकलिस्ट यहाँ कैसे हेल्प कर सकती है। 2006 की बात है, अतुल गवांडे को WHO ने अप्रोच किया। सब्जेक्ट था कि कैसे वर्ल्ड वाइड सर्जरीज के दौरान हो रही डेथ्स और डिसेबिलिटीज़ को कम किया जाए। कुछ फैक्ट्स इस तरह से हैं। 2004 तक वर्ल्ड में 23 करोड़ मेजर मेडिकल ऑपरेशंस हो रहे थे, कैंसर, ब्रोकन बोन्स की, चाइल्ड डिलीवरी, हर्निया एक्सेट्रा के। 2500 डिफरेंट सर्जरीज हो रही थी। अब आप इससे ही कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। WHO इन सभी 2500 टाइप्स की सर्जरीज में फैटेलिटी, डिसेबिलिटीज़ को कम करने के लिए प्लान कर रहा था। इन सर्जरीज से कॉम्प्लिकेशन का रेट 3 से 7% तक था और इन कॉम्प्लिकेशंस के रीजन अलग अलग तरह के थे, हर तरह के, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स, प्रोसेस फ्लो से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड रीजंस। WHO कॉन्फ्रेंस में बहुत कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव आए थे। कुछ आइडियाज़ आए, जैसे कि ट्रेनिंग बढ़ा दी जाए या हेल्थ वर्कर्स को परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाए, जैसे कि सर्जरीज में छोटे छोटे एरर्स को कम किया जाए। पर यह आइडियाज़ रिजेक्ट हो गए बिकॉज सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन की प्रॉब्लम रिच से लेकर पुअर कंट्रीज सब जगह पर थी। रिच कंट्रीज के पास बेटर ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने के बाद भी वहाँ कॉम्प्लिकेशन के रेट्स बहुत हाई थे। WHO ने क्या किया, जो वह यूजुअली करता है, एक सर्जिकल केयर के लिए चेकलिस्ट डेवलप की। पायलटिंग के लिए अलग अलग कंट्रीज के हॉस्पिटल को सिलेक्ट किया एंड इम्प्लीमेंट किया गया। जहाँ जहाँ पर सर्जिकल केयर चेकलिस्ट को डिलीजेंटली फॉलो किया गया, वहाँ 50% से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रेट में फॉल हुआ। सो ये सब रिजल्ट कैसे आए? अतुल गवांडे की रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किसी भी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में एक्सपर्ट दो चीज़ों को मेनली फेस करते हैं। पहला, फॉलिबिलिटी ऑफ ह्यूमन मेमोरी एंड अटेंशन, और दूसरा, स्टेप्स को स्किप करना अगर हमें याद भी हो वो स्टेप्स। तो चेकलिस्ट इन फेलियर से हमें प्रोटेक्ट करती है। चेकलिस्ट बताती है कि नंबर 1, मिनिमम नेसेसरी स्टेप्स क्या लेने हैं जो कि मेमोरी फेल से बचाता है। नंबर 2, पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन, वेरीफाई करने का चांस देती है। नंबर 3, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन इंस्टॉल करती है। ह्यूमन बीइंग एक रोबोट नहीं है, वो एक ऑटोनॉमस प्राणी है, उसे डिसिप्लिन करना बहुत मुश्किल है, पर कॉम्प्लेक्स टास्क करते समय डिसिप्लिन का बहुत मेजर रोल होता है। एक भी छोटी सी गलती पूरे प्रोजेक्ट को फेल कर सकती है। चेकलिस्ट इंप्लीमेंट करने के बाद एक तरह का पैराडाइम शिफ्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। टास्क को मेमोराइज करने की बजाय आप एग्जीक्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अमेच्योर की बजाय आप एक प्रोफेशनल की तरह अपना काम करते हैं। दो इंडस्ट्रीज जहाँ पर चेकलिस्ट को रिलीजियसली फॉलो किया जाता है वह है कंस्ट्रक्शन और एविएशन। दोनों ही इंडस्ट्री में वर्क काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एक छोटी सी गलती भी बहुत ज़्यादा फैटल हो सकती है और रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं। 2003 ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अकॉर्डिंग यूएसए में 50 लाख कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, 10 करोड़ छोटे घर, 80 लाख हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और हर साल 10 लाख छोटे घर और 70,000 कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बनती हैं और बिल्डिंग फेलियर रेट्स हैं 0.00002%, वेरी लो। इसी तरह एविएशन इंडस्ट्री में भी बहुत कम एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर हम एविएशन को बाकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज से कंपेयर करें तो इंडिया में ही रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट से आप तुलना कर सकते हैं। आप कभी कभी ही एविएशन में एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनते होंगे, पर रेलवे में बहुत बार सुनने को मिल जाता है और रोड ट्रांसपोर्ट में तो रोज ही एक्सीडेंट्स की खबरें मिलती। आप जानते हैं कि चेकलिस्ट बनाने के कुछ बेसिक रूल्स सो दैट इट इज़ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। नंबर 1, एक चेकलिस्ट में पॉज पॉइंट होने चाहिए। ये वो पॉइंट है जहां आप काम के फ्लो के बीच में रुकते हो और अपने काम के प्रोग्रेस को रिव्यू करते हो। नंबर 2, चेकलिस्ट स्पीडी होनी चाहिए। 60 to 90 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगने पर चेकलिस्ट खुद अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन बन जाएगी और मेन काम से हमारा फोकस हट जाएगा। चेकलिस्ट क्लटर फ्री होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, चेकलिस्ट फील्ड टेस्टेड होनी चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में चेकलिस्ट को अडेप्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो जिन एक्सपर्ट्स को चेकलिस्ट इंप्लीमेंट करनी है वह इसकी वैल्यू नहीं करेंगे। चलिए WHO की सर्जरी पर बनाई गई चेकलिस्ट को देखते हैं। अगर आप WHO की चेकलिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि इसमें काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे कि पहला आइटम पेशेंट की आइडेंटिटी को कंफर्म करना है। ये दिखने में छोटी सी चीज़ दिखती है, पर हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर को कई पेशेंट को अटेंड करना पड़ता है, तो कई बार गलती से पेशेंट X को पेशेंट Y का ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। आप कई और तरह की चेकलिस्ट भी गूगल सर्च कर सकते हैं, डू चेक देम आउट। सो व्हाट डिड वी लर्न टिल नाउ? पिछले कुछ डिकेड्स में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ नॉलेज क्रिएट हुआ है, चाहे वो टीचिंग हो, मेडिसिन, कंस्ट्रक्शन, एविएशन या कोई और फील्ड। हर फील्ड में कॉम्प्लेक्सिटीज़ और स्पेशलाइजेशन बड़ा ही है। वहीं दूसरी ओर ह्यूमन लिमिटेशंस और फ्लॉज जैसे कि मेमोरी फेल
के कारण इन कॉम्प्लेक्स नॉलेज को रियलिटी में परफेक्टली इंप्लीमेंट करना बहुत कठिन हो गया है। चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ गए हैं। इन फेलियर्स को मिनिमाइज करने का एक आसान तरीका है एक बोरिंग सी चेकलिस्ट बनाना। चेकलिस्ट हमारी सहायता करती है मिनिमम स्टेप्स को वेरीफाई कराकर और एक डिसिप्लिन फॉलो कराने में। मैं अक्सर अपने रूटीन टास्क में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भूल जाता हूँ एंड चेकलिस्ट सर्टेनली हेल्प करती है। जैसे कि मेल भेजने से पहले की चेकलिस्ट, क्या अटैचमेंट मेल में है या नहीं, क्या जिनको मेल भेजना था या कॉपी करना था उनको टू या सीसी बॉक्स में ऐड किया है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप यू लाइक द कंटेंट। कीप वॉचिंग द गुड लाइफ।